नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको लेकर के तैयारी की जा रही है और अब इसका असर हमारे विद्यालयों में दिखने भी लग गया है। कुल मिलाकर के यहाँ बात यह कही गई है कि कक्षा 9 का हिंदी किताब पहली जारी कर दी गई है। अब इसके बाद बाकी किताबें जो है धीरे धीरे जारी किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। अब यहाँ पर समझिए, हम सबकी दिलचस्पी ये था कि एनसीईआरटी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर उसको केंद्र में रखते हुए जो नई किताबों का खेप आएगा, दरअसल वो नई किताबें कैसी होने वाली है, उसमें आखिर किन किन बातों को शामिल किया जाएगा जो आने वाले समय में संभव है 2-3 दशक तक, जब तक जो फिर एक नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आ जाती है, कई पीढ़ी इस किताब को पढ़ने वाली है। तो वह किताब अब हमारे सामने है। अभी एक पुस्तक आया है। अब देखिए, जैसे ही ये किताब आया है ना, इसके साथ बहुत सारा विवाद भी आ गया है साथ में। तो हम उस विवादों को भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ये देखेंगे कि एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ अभी रिसेंटली आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रोवर्सी रहा है, कुछ मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, कैसे हम कह रहे हैं कि इन किताबों के आधार पर इस देश की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा। वह शिक्षा व्यवस्था जो एक तरह से कहा जाता रहा कि रटने की शिक्षा व्यवस्था है, वह पूरी तरह से प्रायोगिक होने वाला है, व्यवहारिक होने वाला है, रोजगार उन्मुख होने वाला है। इसके अलावा हमेशा ये कहा गया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है ना, वह सड़के पर खड़ी हुई है ना। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, हमारे देश के पहले नोबेल प्राइज विनर, वो भी कहते थे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है ना, वो सड़के पर खड़ी है। उन्होंने लिखा भी था एक वक्तव्य, उसमें कहा था कि पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुने सुने आवे हंसी। यानी कि एक मछली है, मीन मतलब मछली, और वो पानी के बीच में रहती है और फिर भी वो कहती है कि मैं प्यासी हूं। ये कितना हास्यास्पद है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहते थे, और ये भारत के शिक्षा व्यवस्था के लिए था। यानी कि एक बच्चा जो है दिन रात पढ़ता है, स्कूल जाता है, कमर झुक गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स कही हैं कि बच्चे जो हैं बस्ता उठाते उठाते सबका कमर दर्द होना शुरू हो गया है ना। इसके अलावा घर आके ट्यूशन पढ़ता है। इन तमाम चीजों के बावजूद जब वो 20 साल की उम्र में जाता है, 22 साल की उम्र में जाता है, कॉलेज कर लेता है, तब भी उसके पास रोजगार नहीं होता। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है। इसीलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा ही प्रश्न उठता रहा और कहा गया कि ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था रही है उस पर आधारित, और वो पूरी तरह से रोजगार आज कैसे मिलेगा उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इंतजार किया जा रहा था। क्लियर है, बातें समझ गए। अब यहां पर हम बहुत सारे डिबेट करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि फिलहाल क्या क्या ऐड किया गया है। 9वीं कक्षा से शुरुआत की गई है, पहली किताब हमारे सामने, उस किताब में किन बातों को लेकर के दिशा निर्देश दी गई है, और उससे ये हिंट निकालने की कोशिश भी रहेगा कि आखिर आने वाले समय में बाकी पुस्तक कैसा हो सकता है। ये सरकार जो है किस लेवल पर काम करना चाह रही है। अब देखिए, यहां पर जो शुरुआत में कहा गया छात्रों में बहेगी भारतीय, शब्द पे ध्यान दीजिए, भारतीय। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्लियर हो रहा है ना, बिटवीन द लाइन स्टडी कीजिए, यूपीएससी यही है। भारतीय कहने का तात्पर्य है राष्ट्रवाद, है ना। भारत के जो मूल्य हैं उस पर आधारित शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान, यानी कि इंडियन सोसाइटी जो है, इंडिया का जो कल्चर है, और वो कैसा है, विविधता वाला, इन सब चीजों पर ध्यान देना। ठीक है, तो उसकी गंगा, और हिंदी किताब का नाम भी गंगा है, अभी आऊंगा बताऊंगा। रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा, कुल मिलाकर के देखेंगे तो महिलाओं को लेकर के यहां पर फिर से एक अच्छा स्टेप उठाया गया है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श रूप रही हैं, इसीलिए इनका भी इसमें गाथा शामिल किया गया है। ये सारे पार्ट जो है जोड़े गए हैं। और देखेंगे एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम यहां से उठाया है। क्लियर हो रहा है, आगे चलें, आगे देखते हैं कि क्या किस तरह की बातें की गई है। 2020 के क्रियान्वयन के तहत कक्षा 9 के लिए हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक, किस सब्जेक्ट का भी आया, हिंदी का नया पाठ्य पुस्तक, उसका नाम क्या है, गंगा, ये जारी किया गया है। अभी आपका प्रीलिम्स होने वाला है। एनसीईआरटी काफी चर्चा में रहा, चूंकि एनसीईआरटी को डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया, अभी मैं बताऊंगा। उसके अलावा एनईपी की चर्चा हो सकता है, तो यहां से प्रीलिम्स में एक अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके लिए, तो पूरी तरह से ध्यान दीजिए। अभी पूछा जा सकता है कि नई पाठ्य पुस्तक जो आई है हिंदी क्लास 9 के लिए, उसका नाम क्या है, तो ये गंगा रहेगा। ये स्टेटमेंट हो सकता है गंगा की जगह यमुना दे दे, सरस्वती दे दे, और आप टिक लगा के आ जाए, ध्यान रखना गंगा होगा। यह पुस्तक न केवल भाषा सीखने का माध्यम है, बल्कि छात्रों को भारतीय संस्कृति, ध्यान देना है, इतिहास, इस पर बहुत विवाद भी रहा है, मूल्यों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रवाद की झलक आपको दिख रहा है ना। तो यहां से एक मैसेज निकलने का हो गया ना कि ये सरकार जो है
अभी जो पुस्तक आई है, एक पुस्तक उससे झलक दिखने लग गया है। आने वाले समय में संभव है बाकी किताब भी जब हमारे सामने आए तो इसी तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे महापुरुष जो है, जैसे परशुराम का कहानी यहाँ देखेंगे। परशुराम, आपको ध्यान है ना, वो धनुष तोड़ने की, शिव के धनुष तोड़ने की बात जो की जाती है, राम सीता का स्वयंवर जो मिथिला में होता है उसकी बात की गई। वहां पर किस तरह से लक्ष्मण और राम का संवाद हो रहा है। लक्ष्मण के साथ परशुराम जो है बड़े तेवर में, आप कह सकते हैं रौद्र रूप में संवाद कर रहे हैं, और राम जो है बहुत विनम्रता से बात करते हुए फिर मामले को किसी तरह कंट्रोल में लाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए इस संवाद को भी ऐड किया गया है। अब यहीं से तमाम तरह के विवाद भी निकल करके सामने आएंगे, क्योंकि यह यहाँ पर देखेंगे एक धार्मिक प्रसंग कहा जाता है और बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर के विवाद करते हुए अलग अलग पक्ष रखते नजर आ रहे हैं कि हमारा देश, हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उसकी दुहाई देता है। तो उसी को बीच मानते हुए लोग कह रहे हैं कि फिर आप धार्मिक संवाद जो एक हिंदू धर्म से संबंधित है, एक खास धर्म से संबंधित है, उसको आप किताब के अंतर्गत शामिल क्यों कर रहे हैं। तो ये डिबेट है और ये डिबेट आगे भी रहने वाला है, विभिन्न अभी पाठ्यक्रम आने वाले हैं। अब यहाँ एक पुस्तक है गंगा, ठीक है, जो 9वीं कक्षा की है। जरा इस पुस्तक की विशेषताओं पर देखते हैं। ये हिंदी की पुस्तक है, ठीक है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सामग्री क्या क्या इसमें दिया गया है। भारतीय परंपरा को शामिल किया गया है, यानी कि भारत का जो ट्रेडिशन है ना, उसको इसमें डाला गया है। वीरता को दर्शाने वाले कई महत्वपूर्ण चैप्टर उसमें डाले गए हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा, मैंने पहले भी चर्चा किया। यहां आ गया परशुराम लक्ष्मण संवाद, ये रामायण का प्रसंग है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के संत रैदास के जो पद हैं वो भी शामिल किया गया है। ये पाठ छात्रों में देशभक्ति, नैतिकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाली बताई जा रही है, ठीक है। आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई और राम और लक्ष्मण परशुराम के जो संवाद है वो देखने को मिलेगा। गंगा नाम क्यों रखा गया यह भी समझिए। गंगा एक प्रतीकात्मक नाम है, सिंबॉलिक नेम आप कह सकते हैं। गंगा हमारे यहाँ की एक नदी है और गंगा जो है ना पवित्र नदी है। मां का दर्जा इस नदी को हमारे समाज में दिया गया है। अभी कुंभ लगा था, आपने देखा होगा गंगा यमुना सरस्वती का प्रयागराज में। तो गंगा की कितनी महत्वता हमारे देश में है, समाज में है, ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तो गंगा जो है ना, जैसे मैंने कहा कि बिहार में जैसे लोग कहते हैं कि भाई बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, तो वहां के लोग क्या कहते हैं बिहार को कि ये बिहार के लिए जीवन दायिनी है। अब सोचिए, एक नदी के विषय में, एक नदी को लेकर के इतनी लोगों की श्रद्धा है कि लोग उसको कह रहे हैं जीवन दायिनी, यानी कि ये नदी जो है हमारे लोगों को जीवन दे रही है, ठीक है। इस हिसाब से लोग जोड़ करके देखते हैं। तो केवल नदी ना माना जाए इसे, नदी से आगे बढ़ते हुए आपको यह कह सकते हैं कि ज्ञान की धारा, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की धारा बहा करके गंगा लेकर के अपने साथ चलती है। इसीलिए तमाम उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए इस पास पुस्तक का जो नाम है, इस किताब का नाम रखा गया है वह गंगा रखा गया है, यानी कि सभ्यता नदी की महत्ता को दर्शाता है। गंगा का अविरल प्रवाह, अविरल मतलब कोई बाधा नहीं, हमेशा ये बहते रहने वाली सदाबहार नदियां है। ज्ञान और संस्कृति का निरंतर प्रवाह कह रही है। पूरे देश को जोड़ने वाली नदी के तौर पर इसे देखा जाता है और खास करके हिंदी भाषा का व्यापक प्रसार के तौर पर। यहां पर भी फिर विवाद है। आप देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भाषा विवाद, जो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, इसको लेकर के काफी विवाद है और जिसमें हिंदी को लेकर के अभी हाल ही में आपने देखा तमिलनाडु या महाराष्ट्र वगैरह काफी विवाद कर रहे हैं। तो यहां पर जब हिंदी भाषा को लेकर के बात आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, फिर से विवाद का एक अंग निकल के आता है, ठीक है। यह संदेश देता है कि हिंदी भी, ध्यान रखना, हिंदी भी देश की एकता और पहचान का महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। तो हिंदी भाषी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हिंदी भाषी नहीं है, तमिल है, मराठी है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, फिर वो इससे कहीं न कहीं चिढ़ जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है विवाद को लेकर के। देखिए, संतुलित शिक्षा की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत संतुलित शिक्षा के अंदर ये किताब कह रहा है कि भक्ति के एंगल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रवाद, जो मैं लगातार कह रहा हूं, वह भी शामिल किया गया और यही वजह है कि कई विवाद भी रहते हैं। पुस्तक में भक्ति और राष्ट्रवादी विचारों का संतुलन रखा गया है। भक्ति साहित्य में मैंने पहले कहा कि रैदास के पदों के और राष्ट्रवादी सामग्री में झांसी की रानी, देशभक्ति की कविताएं वगैरह होगी। इसके अलावा लाला लाजपत राय के जो विचार हैं उसके माध्यम से छात्रों को अधिकार और कर्तव्यों को भी समझाया गया है। लाला लाजपत राय हमारे समाज में आप देखेंगे क्रांतिकारी विचारधारा के बहुत प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, है ना। तो आप मुझे बताएंगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे होती है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आप सबों ने इनके विषय में पढ़ा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर लिखेंगे इनके सम्मान में। भाषाई कौशल का विकास, इस पुस्तक का उद्देश्य यह भी है कि केवल पाठ पढ़ाना नहीं बल्कि कुछ बातों का विकास किया जाए। वो क्या होगा? पढ़ने, ध्यान देखिए, पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता। समझने की बात की जा रही है, रटने की बात नहीं की जा रही है। जो पुरानी शिक्षा नीति रही है, रट्टा मारो, कविता है तो रट मारो उसे, ये नहीं, यहां समझने पर जोर दिया जा रहा है।
इसके अलावा क्या कहा कि सरल और प्रभावी हिंदी का ज्ञान होना, बहुत क्लिष्ट हिंदी नहीं होना। बहुत सारे राइटर कहते हैं कि कठिन लिखना जो है वह वाकई आसान है, लेकिन सरल लिखना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब सरल लिखेंगे, सुलभ लिखेंगे तो सब तक पहुंचेगा। तो यहां पर यही बातें की जा रही है कि सरल और प्रभावी हिंदी का प्रयोग किया जाए, जो आज के समय की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो जेनजी जनरेशन है, इनको भी वो हिंदी समझ में आनी चाहिए, तो इनकी अलग बोलचाल की भाषा है, तो उसके आधार पर भी चीजें तैयार की जाए। और साहित्य के माध्यम से भाषा को और रोचक बनाया जा सकता है। निश्चित तौर पर भाषा का प्रवाह जो है ना साथियों, वो साहित्य के माध्यम से ही होता है, तो निश्चित तौर पर उसे भी बेहतर किया जाए। उद्देश्य क्या रखा गया है नई पाठ्य पुस्तक का? छात्रों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य जो है ना, यह भी एक डिबेट का विषय है, क्योंकि ये कंक्रीट तो है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है। तो मेरे लिए जो नैतिक मूल्य है, जैसे वो किसी के लिए नहीं हो सकता है। जैसे कि अफ्रीका के में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए मांसाहार करना नैतिक मूल्य है, उसकी जरूरत है, लेकिन संभव है राजस्थान के जो मरुस्थल के क्षेत्र में लोग हैं, वहां पर मांसाहार करना उनके लिए बुरा है, उनका वो नैतिक मूल्य अलग तरह से जुड़ करके आता है। संसाधनों की उपलब्धता पर ये सारी चीजें निर्भर करता है, ठीक है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर के नैतिक मूल्य किसका कितना होना चाहिए, इस बात को लेकर के डिबेट रहा है, लेकिन छात्रों के बीच नैतिक मूल्य और राष्ट्रीय भावना विकसित करना एक इसका प्रमुख उद्देश्य है। भाषा शिक्षा को अधिक प्रभावी और रोचक बनाना, क्योंकि देखिए भाषा शिक्षा जो है ना, जनरली बहुत उबाऊ मानते हैं लोग, मान के चलते हैं अरे ये तो हो ही जाएगा, तो हिंदी क्या ही पढ़ना है ना, या आपके जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, तमिल है, मलयालम है, मराठी है, इसे क्या पढ़ना है, इससे तो हम जानते नहीं। वो रोचक हो, उसमें आगे आप जब ठीक से पढ़ेंगे तो आप रिसर्च कर पाएंगे, है ना। शोध की बहुत आवश्यकता है आज के समय में हिंदी भाषा में भी, तमाम भारत के क्षेत्रीय भाषाओं में, कि आखिर इसका ग्राफ क्यों गिर रहा है, आखिर यूपीएससी में रिजल्ट क्यों हिंदी भाषी या भारतीय भाषी छात्रों का गिर रहा है, ये अपने आप में रिसर्च का विषय है। तो कुल मिलाकर के इन चीजों पर जब आप काम करेंगे तब आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जुडिशरी को लेकर के एनसीईआरटी के साथ विवाद हुआ था। एनसीईआरटी ने जो चैप्टर अपडेट किए थे उसमें जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने की बात की गई थी। जुडिशरी के समक्ष चैप्टर था कि भाई उसकी आलोचना क्या है, उसके समक्ष चुनौती क्या है, तो उसमें करप्शन को लेकर के चर्चा किया गया था, जिसको लेकर के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुए। फिर एनसीईआरटी को फटकार लगा और बहुत मसला उस पर फैल गया था, बहुत ज्यादा विवाद वो तमाम चीजें जो हुआ है। तो कुल मिलाकर के ऐसे, हालांकि ये पहली बार नहीं है, पिछले 3-4 सालों में देखा जाए जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के चर्चा की जा रही है, एनसीईआरटी लगातार विवाद में बनी हुई है, और खास करके अपने किताबों को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के भी बातें कह सकते हैं। जनाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 देख लेते हैं, चूंकि आपका प्रीलिम्स आने वाला है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की नीति का स्थान लेते हुए, यानी कि उसको प्रतिस्थापित करती है। 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक व्यापक ढांचा है, यानी कि 2030 तक हम ये चाह रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव आ जाए। तो 20 में वहां से काम शुरू हुआ, हम 26 तक पहुंच चुके हैं, और पूरी उम्मीद है कि 30 तक बदल जाएगा। तो आने वाले 2-3 दशक जो है यही शिक्षा नीति चलता रहेगा। यह सुलभता, समानता और गुणवत्ता, ध्यान दीजिएगा, सुलभता मतलब सब तक पहुंच हो जाए, समानता मतलब एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू होने की बात की जा रही है, और गुणवत्ता, क्वालिटी पर जोर देने की बात की जा रही है, और वहनीयता, यानी कि ये जो शिक्षा व्यवस्था हो ये बहुत महंगी ना हो, है ना, वहनीय हो, सभी तक पहुंच हो, इस पर केंद्रित है। रटने की जो व्यवस्था है वो खत्म करके क्रिटिकल अप्रोच डेवलप किया जाए, आलोचनात्मक सोच विकसित की जाए छात्रों की, यह बात किया गया है। और इसके अंतर्गत अगर स्कूली शिक्षा देखेंगे उसमें व्यापक सुधार किया गया, जिसमें 5+3+3+4 संरचना दिया गया है। जैसे अभी आप कहते हैं कि भाई आप प्राइमरी एजुकेशन में हैं तो क्लास 5 तक, इसके बाद जो है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, ऐसे करके जाते हैं ना, कॉलेज वगैरह। तो ये यहाँ पर बातें की गई, जिसके अंतर्गत अगर मौजूदा ढांचा देखेंगे तो 2 वर्ष यहाँ पर, 10 वर्ष यहाँ नीचे दिया जाए, और उसके नीचे फिर बाकी वर्ष आपको देने हैं। यहाँ पर जो नया ढांचा है वो पूरी तरह से अलग यहाँ पर दिखाया गया है। 2 वर्ष जो है कक्षा 1 से 2, उम्र होगा 6 से 8 वर्ष, 3 वर्ष आपको आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, और वहां पर जो प्ले स्कूल वगैरह कहते हैं उसमें देना है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 3 वर्ष कक्षा 3 से 5 तक देना है, उसमें उम्र 8 से 11 वर्ष बच्चे का होना चाहिए। आगे जब बढ़ेंगे तो 3 वर्ष कक्षा 6 से 8 में देना है, उम्र 11 से 14 यहाँ पर होगा, और 4 वर्ष जो है कक्षा 9 से 12 होगा, उम्र 14 से 18 वर्ष रखा जाएगा। तो अभी जो आप इंटरमीडिएट कहते हैं कि 11-12, वो यहाँ खट करके आप 9 से 12 एक सेट तैयार होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना,
आपसे पूछा जा सकता है 5 + 3 + 3 + 4, ये 4 कौन सा है? कक्षा 9 से 12 वाला, ये +3 और +5 सबसे नीचे वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है, चूंकि प्रश्न बनेगा तो ये सबसे मजबूत आधार हो सकता है प्रश्न बनने का। सभी विषयों में पाठ्यक्रम कोर कंसेप्ट तक सीमित होंगे यहां पर, यानी कि कोर कंसेप्ट कहने का तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा बहकाव या आप कह सकते हैं कि विस्तार जो एक तरह से है, जो जरूरत नहीं है वो भी कंटेंट भर दिया जाना, वो नहीं होगा। यानी कि कोर कंसेप्ट की बात की जाएगी। इसके अलावा आज की जो जरूरत है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, डिक्शनरी, डिस्कशन, ये सारे टॉपिक जो रखे जाएंगे, ताकि देखिए कुल मिलाकर के सोच यही है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप किया जाए और इसके अलावा बच्चों का स्किल डेवलप किया जाए ताकि रोजगार मिल सके। कहने का तात्पर्य मार्केट में जो डिमांड है हमारे बच्चे उस लिहाज से तैयार हो सके। तो किताबी ज्ञान जो अगर है, आजकल क्या है कि अभी तक रटने की विद्या रही है किताबी ज्ञान, तो जाहिर सी बात है व्यवहारिक ज्ञान है ही नहीं, तो फिर मार्केट में उसको नौकरी मिलेगा कैसे? तो किताबी ज्ञान को हटा करके और यहां पर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इनोवेटिव अप्रोच लाया जाए, और एक शब्द जो इस्तेमाल करते हैं ना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये कहीं ना कहीं शामिल किया जाए एजुकेशन में। क्रिएटिव और रोमांचक एक्टिविटी के जरिए पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, उबाऊ व्यवस्था पढ़ाने की ना हो। अब जरा एनसीईआरटी को लेकर के चर्चा करते हैं। मैंने पहले कहा कि एनसीईआरटी को लेकर के पिछले कुछ समय में विवाद रहा है। एनसीईआरटी से हम सबका विशेष लगाव रहा है, क्योंकि हमने अपने स्कूल के दिनों में एनसीईआरटी को अपने हाथों में जरूर उठाया है, रूबरू हुए हैं, हमारी नैया यही पार लगाई है। विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। जब भी कोई विवाद देश में किसी व्यवस्था, किसी बात को लेकर के होता है, किसी विषय को लेकर के, तो सभी लोग रेफरेंस के तौर पर एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं, वहां से पूछते हैं कि भाई साहब आपका क्या जवाब है, और जो एनसीईआरटी जो भी कहता है हम उसको मानने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को लेकर के थोड़ी बात है। हालांकि एनसीईआरटी अब ड्रीम टू यूनिवर्सिटी है, तो जो एनसीईआरटी सिर्फ हमें स्कूली किताब दे रही थी, वो एनसीईआरटी अब यूनिवर्सिटी में डिग्री भी देगी, वो हम भी आऊंगा चर्चा कर लूंगा। तो यहां पर इसका पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये ध्यान रखिएगा, में भी प्रश्न में आ जाए तो ठीक है। वर्ष 1961 में, ये ध्यान रखना है, बहुत विवाद रहा है, स्थापना वगैरह पूछा जा सकता है। स्थापित भारत सरकार का, और यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, स्वायत्त संगठन, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट की बात की गई है। स्वायत्त कहने का तात्पर्य है ना ऐसे इंस्टीट्यूट को, जैसे अब तो यूनिवर्सिटी हो गया है, तो एग्जाम लेने का, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर तैयार करने का, वैकेंसी निकालने का, तमाम तरह के अधिकार दिए जाते हैं। तो ये इसको अधिकार प्राप्त है। स्कूली शिक्षा में सुधार, इसके अलावा पॉलिसी बनाने, जो फ्रेमवर्क है पाठ्यक्रम का वो तैयार करने, और खास करके हम सबों का जो एनसीईआरटी से जिस एक बात को लेकर के लगाव रहा है, किसकी किताबें हम पढ़ते रहे हैं, वह पाठ्य पुस्तक तक जो है प्रसारित करने का, प्रकाशित करने का अधिकार इसको है। एनसीईआरटी का एनईपी कार्यान्वयन भागीदार है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके कंधों पर दिया गया है कि भाई साहब आपको इसे आगे लेकर के बढ़ना है। इस नीति के अनुरूप नया पाठ्यक्रम यानी कि एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो, और पाठ्य पुस्तकें, डिजिटल सामग्री जो दीक्षा, ये सब विकसित किया जा रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। इसको लेकर के अलग से एक लेक्चर मैंने तैयार किया था, वो जरूर देख सकते हैं, यहीं पर संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे है। बाकी फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, देखिए हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है ना, वो कई तरह का यूनिवर्सिटी होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा हम कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना। तो कुल मिलाकर के ऐसे जो, या डिस्टेंस ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी, ये सब होता है। जैसे इग्नू देखेंगे वो ओपन यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो एक यूनिवर्सिटी का प्रकार होता है, वो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी जैसा ही कुछ व्यवस्थाएं, कुछ स्वायत्त बातें उसको भी दिया गया है। यूजीसी के अंतर्गत ही ये भी दिया जाता है, क्योंकि यूजीसी ही मान्यता वगैरह देने का काम करती है। मान्यता विश्वविद्यालय होगा उच्च शिक्षा का एक ऐसा संस्थान है जिसे यूजीसी की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के समान दर्जा देने का काम करती है, जो फिलहाल अभी इसी वर्ष एनसीईआरटी को दिया गया है। यह संस्थान पूरी तरह से स्वायत्त, यानी कि मैंने पहले समझाया है, स्वायत्त का मतलब अपना सारा डिसीजन लेने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। पाठ्यक्रम तैयार करना, परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया क्या कैसे होगा, ये खुद तय करेगी। इन्हें डिग्री देने का अधिकार भी अब दे दिया गया है। तो जो एनसीईआरटी अभी तक आपको किताब दे रही थी ना, वही एनसीईआरटी अब आपको डिग्री भी देगी, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है? पहला किताब आ गया है, हमने देख लिया डिबेट क्या है, विवाद क्या है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की गई है। 1 मई से होने वाली है। देखिए केवल 1 रुपया, यानी कि टोकन मनी कह सकते हैं, बाकी कह सकते हैं निःशुल्क ही है। बस आपके लिए एक टोकन मनी 1 रुपया लेकर के दिया जा रहा है। यहाँ पर विशेषताएं दी गई है। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट है। आप क्या कर सकते हैं कि प्ले स्टोर से संस्कृति आईएएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी रहेगा। लेकिन एक बात मैं फिर से अपने तरफ से कह दूं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फाउंडेशन कोर्स, और एनसीईआरटी साथियों अपने आप में एक फाउंडेशन है।
आप जिस भी टॉपर के मुख से सुनेंगे ना, सब यही कहते पहले नजर आएंगे कि कुछ भी ना करो, पहला काम क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ लो। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया ना, तो एक बेस आपका तैयार है किसी भी विषय पर, चीजों को लेकर के, कि आप समझ रहे हैं कि मामला क्या है। जब डेमोक्रेसी की बात की जाएगी, पंचायती राज की बात की जाएगी, या आप कहेंगे कि एनसीईआरटी मेडिवल हिस्ट्री की बात की जाएगी, तो आपकी समझ एक रहेगा। उसके बाद जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर बेस आपका स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो इमारत मजबूत बनेगा ही, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के इसका फायदा आप जरूर उठा लें। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।